नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की नेक्स्ट जनरेशन लॉन्ग रेंज BBR मिसाइल की तरफ से है, जिसे अस्त्र मार्क 3 या SFDR मिसाइल भी कहा जाता है। इस मिसाइल की रेंज लगभग 250 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर तक होने की उम्मीद किया जा रहा है और ये भारत को अपनी सभी राइवल्स के ऊपर BBR एज को दिला सकता है। लेकिन अभी कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिसाइल की डेवलपमेंट में कुछ धीमापन नोटिस किया जा रहा है। DRDO के कुछ ऑफिशियल्स के हिसाब से इन डिलेज का रीजन मेजर टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। अस्त्र मार्क 3 या SFDR एक नेक्स्ट जनरेशन की एयर टू एयर मिसाइल है जो सॉलिड फ्यूल रैमजेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला है, जिस वजह से मिसाइल टर्मिनल फेज में भी सुपरसोनिक स्पीड में ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है और लॉन्ग रेंज टारगेट को एक्यूरेटली हिट कर सकता है। SFDR प्रोग्राम को 2013 में ही शुरू कर दिया गया था और उस वक्त ये टारगेट रखा गया था कि ये मिसाइल 5 साल के अंदर ही ऑपरेशनल हो जाएगा, लेकिन 2024 तक भी ये मिसाइल डेवलपमेंट फेज से आगे नहीं बढ़ रहा है। DRDO ने इसे अपने 55 हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट के लिस्ट में क्लासिफाई किया था, लेकिन ये फिर भी अपनी डेडलाइन को बार बार मिस कर रहा है। इसका एक मेजर कारण इसमें इस्तेमाल होने वाली रैमजेट टेक्नोलॉजी होने वाली है, क्योंकि इसको मिसाइल के हिसाब से स्केल अप करने में परेशानी हो रही है। रैमजेट टेक्नोलॉजी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है और लॉन्ग रेंज हाई स्पीड मिसाइल के लिए इसे कस्टमाइज करना काफ़ी चैलेंजिंग बन जाता है। DRDO ऑफिशियल्स ने बात कहा है कि शुरुआत में रशिया ने कंसल्टेंसी प्रोवाइड किया था, लेकिन अब DRDO टेक्नोलॉजी को कम्प्लीटली इंडिपेंडेंटली डेवलप कर रहा है। DRDO का कहना है कि हमें अभी तक काफ़ी हद तक सफलता मिल चुकी है और इसकी सॉलिड फ्यूल बूस्टर सेक्शन को सफलता के साथ टेस्ट भी किया जा चुका है। ग्राउंड ट्रायल्स में बूस्टर ने अपनी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को डिलीवर किया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन था, लेकिन अभी भी मिसाइल को एयर टू एयर ट्रायल्स के थ्रू फाइटर जेट से टेस्ट करना बाकी है। जब तक ये ट्रायल कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक इसकी मास प्रोडक्शन का रास्ता ओपन नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी DRDO के ऑफिशियल्स का मानना है कि आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर अस्त्र मार्क 3 प्रोडक्शन के लिए तैयार हो सकता है और मेनली इसे एमका में इस्तेमाल करने के लिए बनाया जा रहा था, तो उससे काफ़ी पहले ही ये मिसाइल प्रोडक्शन में एंटर कर जाएगा, ऐसा DRDO की तरफ से कहा जा रहा है। अगला अपडेट न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ से है। चाइना अब अपने न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर के डेवलपमेंट में अपनी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ा रहा है और इसी वजह से इंडियन नेवी के मॉडर्नाइजेशन प्लान को लेकर एक नई अर्जेंसी क्रिएट हो गई है। चलिए इससे पहले चाइना और इंडिया के नेवल एम्बिशंस को डिटेल में समझते हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हिसाब से चाइना एक प्रोटोटाइप न्यूक्लियर रिएक्टर को डेवलप करने के काफ़ी करीब पहुंच चुकी है, जो उनके न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम के लिए एक बड़ा स्टेप होने वाला है, क्योंकि रिएक्टर के बिना कोई भी न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया नहीं जा सकता है। न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट इसका रेंज और एंड्योरेंस होता है, क्योंकि टेक्निकली उनके पास अनलिमिटेड रेंज और एंड्योरेंस होता है, जिस वजह से वो दुनिया भर में कहीं पर भी आसानी से जा सकते हैं और उनको बीच में कहीं पर भी रिफिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और किसी भी ब्लू वाटर नेवी के लिए ऐसे एसेट काफ़ी ज़रूरी होते हैं, जो कि सिर्फ डिफेंस और ऑफेंसिव पावर को दिखाने के अलावा अपनी एक ग्लोबल प्रेजेंस को, डोमिनेंस को भी शो करने में मदद करता है। चाइना के स्टेप उनको एक ग्लोबल नेवल पावर बनाने का इंटेंट दिखाता है और अगर चाइना न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेशनल करने में सक्षम हो जाता है तो इसे वो इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय कर सकता है, क्योंकि चाइना के पास अभी एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय करने का जो मेजर प्रॉब्लम है वो इसकी रेंज को लेकर है। लेकिन न्यूक्लियर कैरियर होने से उनको रेंज की कोई टेंशन नहीं होने वाली। तो आगे चल के अगर चाइना ऐसे कैरियर को बनाता है तो ये इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम डायनामिक्स को काफ़ी हद तक चेंज करने की उम्मीद किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर भारत की बात करें तो भारत अपने थर्ड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर प्लान को लेकर आगे बढ़ रहा है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने मई 2024 में बात अनाउंस किया था कि इंडियन नेवी आगे चल के 4 से 5 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने वाला है और रिसेंटली एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का प्रपोजल दिया गया था, जो कि INS विक्रांत का सिस्टर वेसल होने वाला है। ये थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जो कि लगभग 45,000 टन डिस्प्लेसमेंट क्लास का वेसल होने वाला है और कन्वेंशनली पावर्ड होने वाला है। भारत ने अब तक कन्वेंशनली पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रीफर किया है, लेकिन न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर का ऑप्शन भी कभी कभी डिस्कशन का हिस्सा रहा है। न्यूक्लियर कैरियर इंडियन नेवी के लिए ज़्यादा रेंज और एंड्योरेंस को प्रोवाइड कर सकते हैं, जो ब्लू वाटर ऑपरेशंस के लिए क्रिटिकल होगा। इंडियन ओशन रीजन के बियॉन्ड ऑपरेट करने के लिए
इस तरीके के कैरियर की ज़रूरत पड़ने वाली है, लेकिन कॉस्ट, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे चैलेंजेस इस प्लान को थोड़ा डिले कर रहे हैं। लेकिन रिसेंटली भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से जो नई 190 मेगावाट की रिएक्टर को डेवलप किया जा रहा है, ये भी भारत की जो फ्यूचर न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे उस प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और विक्रांत क्लास की सिस्टर वेसल के बाद अगर भारत INS विशाल को डेवलप करना चाहता है, जो कि 65,000 टन से लेके 70,000 टन के आसपास की वेसल होने वाला था, तो उसमें इस रिएक्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि भारत का पहला न्यूक्लियर कैरियर हो सकता है। और ये असल मायने में इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज नेवी को काउंटर करने के अलावा उसके भी बाहर जाके भारत को एक ब्लू वाटर नेवी बनने में काफ़ी मदद कर सकता है। अगला अपडेट एरो इंजन को लेकर है और अभी हम तेजस में इस्तेमाल होने वाले जनरल इलेक्ट्रिक 404 सीरीज के इंजन के बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा जनरल इलेक्ट्रिक 404 सीरीज के इंजन की डिलीवरी में जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से काफ़ी डिले किया जा रहा है और इसकी ग्लोबल सप्लाई चेन इशू हो रही है, जिस वजह से इंजन का डिलीवरी हमें डिले हो रहा है और इसी वजह से तेजस MK1 की प्रोडक्शन पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। और अभी हमारे पास इसका कोई अल्टरनेट भी मौजूद नहीं है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस वजह से अगर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से हमें इंजन को सप्लाई नहीं किया जाता है, सप्लाई करना बंद कर दिया जाएगा, तो तेजस की प्रोडक्शन अभी बंद हो सकता है। पहले तो HAL की तरफ से बात बताया गया था कि वो कोई अल्टरनेट इंजन ऑप्शन का तलाश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि HAL को ऐसा लगा था कि ये मैक्सिमम डिले कुछ महीनों तक ही होने वाली, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पर भी चल सकता है। और ऐसे में HAL को लगने लगा कि अगर हम सिर्फ एक ही इंजन पर डिपेंड करते हैं तो फ्यूचर में हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम तेजस को खुद इस्तेमाल करने के साथ साथ इसको एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं और ऐसे में ये तेजस के एक्सपोर्ट पर भी बहुत ही नेगेटिव असर डालने वाला है। इस वजह से अभी कावेरी इंजन को वापस रिवाइव करने के साथ साथ अभी ये पता चला है कि HAL की तरफ से भी तेजस के लिए एक और इंजन के ऑप्शन को तलाश करने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि तेजस में एक ही साथ अलग अलग तरह के इंजन को इस्तेमाल किया जा सके और हम सिर्फ एक ही इंजन के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर DK सुनील अभी रशिया के गश्त पर गए हुए हैं और उनका ये विजिट प्राइमरीली इंजन मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए है, जो तेजस MK1 और फ्यूचर इंडियन एयरक्राफ्ट्स के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं। लेकिन फिर भी अगर तेजस MK1 में हम अभी कोई भी इंजन को इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो ये प्रोसेस इतना आसान और क्विक नहीं होने वाला है, क्योंकि तेजस में कोई और इंजन को इस्तेमाल करने के लिए तेजस की एरो स्ट्रक्चर में काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे और उसके बाद सारे टेस्ट को कंप्लीट करके किसी दूसरे इंजन के साथ तेजस को ऑपरेशनल रोल में डिप्लॉय करने के लिए सर्टिफाई करना पड़ेगा और इसके लिए मिनिमम 3 से 4 साल लग सकते हैं। तो हो सकता है ये अभी के लिए हमारे लिए एक इमीडिएट सोल्यूशन नहीं होने वाला है, जिसे अभी हो रहे डिले को एकदम से हम ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पर जब तेजस को एक्सपोर्ट करने का समय आएगा और फ्यूचर ऑर्डर में या मेंटेनेंस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अलग अलग इंजन ऑप्शन होना हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के उस 70,000 करोड़ की प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, जो 6 नए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम फिटेड सबमरीन के लिए है। LNT और उनके स्पेनिश पार्टनर नवंतिया ने रिसेंटली एक स्पेनिश नेवी के सबमरीन पर अपनी AIP सिस्टम के इंटीग्रेशन को शोकेस किया है और ये नवंतिया के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होने वाली है, क्योंकि अभी तक इस टेंडर में नवंतिया का जो मेन कंपटीटर था वो जर्मनी की TKMS की टाइप 214 क्लास की सबमरीन्स थे और नेवी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले से ही TKMS की सबमरीन पे एक्टिव AIP सिस्टम मौजूद था, यानी कि पहले से ही TKMS की सबमरीन में ऑपरेशनल AIP सिस्टम मौजूद था। हालांकि स्पेन की तरफ से भी अपनी AIP सिस्टम का डेमो इंडियन नेवी को दिया गया था, लेकिन इसको लैंड बेस्ड फैसिलिटी पे दिखाया गया था, क्योंकि अभी तक उनका AIP सिस्टम किसी भी सबमरीन में इंटीग्रेट नहीं हुआ था और नेवी अभी ऑपरेशन सिस्टम पर फोकस कर रही थी, जिस वजह से इस रेस में वो थोड़ा पीछे चल रहे थे। लेकिन अभी स्पेनिश नेवी की सबमरीन में अपनी AIP सिस्टम को इंटीग्रेट करने के बाद वो अभी जर्मनी की सबमरीन को भी कड़ा टक्कर दे सकते हैं। यानी कि अभी तक TKMS और नवंतिया की तरफ से जो डिटेल रिपोर्ट को डिफेंस मिनिस्ट्री के पास सबमिट किया गया था, ये अब नेक टू नेक कंडीशन में आ चुकी है। तो अभी इस टेंडर को फाइनल करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक टेक्निकल ओवरसाइट कमेटी को बनाया गया, जो नेवी के ट्रायल रिपोर्ट्स को स्टडी करेगी और ये इंश्योर करेगी कि जो भी फाइनल सिस्टम सिलेक्ट हो वो नेवी के ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से फुलफिल कर पाएगा। और अभी नवंतिया की तरफ से अपनी AIP सिस्टम को सबमरीन में इंटीग्रेट करने के बाद जर्मनी की TKMS की तरह इंडियन नेवी भी उनकी AIP सिस्टम को रियल वर्ल्ड कंडीशन में टेस्ट कर पाएगी और इवेल्युएट कर पाएगी, जो कि इंडियन नेवी को उनकी AIP सिस्टम को अच्छी तरीके से इवेल्युएट करने में काफ़ी मदद करने वाला। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।